नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अध्यापक स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी के श्रृंखला का दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का परिचय, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में, इतिहास के बारे में, उद्योग के बारे में, जनगणना के बारे में, सामाजिक स्तर जैसे कि शिक्षा के बारे में, कृषि के बारे में, खनिज संपत्ति के बारे में, प्रशासन के बारे में, विधायक के बारे में और उसके ऊपर मुख्य प्रश्न दिए गए हैं, उसको देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हुए। पहले हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जैसे कि आपको जानते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल की खेती होती है, बहुत ज़्यादा चावल का उत्पाद होता है और छत्तीसगढ़ की कृषि में चावल की फसल का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश से पृथक होकर 1 नवंबर 2000 को भारतीय संघ का 26वां राज्य बन गया था छत्तीसगढ़। इसी के क्रम में मतलब 2000 में ही और 2 राज्य बने थे। एक था उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड और दूसरा था हमारे पास का पड़ोसी राज्य जिसकी सीमाएं छत्तीसगढ़ की भी लगती है, झारखंड, जो कि बिहार से अलग होकर बना था। तो इसके अलग अलग कारण होते हैं। हमेशा से ही कुछ जगहों से नए राज्यों की मांग होती रही है, जैसे कि आज भी महाराष्ट्र से विदर्भ की मांग होती है और भी राज्यों से मांग होती है, जैसे दिल्ली को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की मांग होती है। तो ये ऐसी मांगे होती रही है और हमें पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसे हम लोगों को आज़ादी मिली है तो अनेक नए नए राज्य गठित किए गए हैं। जैसे कि 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था, जो उसके पहले एक ही राज्य का पार्ट थे जिसको बॉम्बे बोलते थे। वैसे ही अनेक अलग अलग राज्य बनाए गए जिसको हम लोग पॉलिटी में आके जाके पढ़ेंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य बन गया था, जो मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। तो जो नया राज्य बना है, इसका अगर हम लोग मानचित्र देखें, मतलब नक्शा अगर देखें, तो हमें दिखता है कि ये राज्य समुद्री घोड़े जैसा, मतलब हिप्पोकैम्पस और सी हॉर्स के जैसा दिखाई पड़ता है। अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये उसका मुंह के जैसा है, उसको एक पूंछ होती है जैसे, तो ये पूंछ के जैसा हिस्सा होता है और ये इसके बॉडी का पार्ट जैसे लगता है। तो इसलिए इसको हम लोग हिप्पो कैंपस की तरह, मतलब सी हॉर्स की तरह ये दिखाई पड़ता है। इसी के साथ हमें पता है कि राज्य की राजधानी रायपुर है, जो कि नया विकसित किया गया शहर जिसको हम लोग नया रायपुर बोलते हैं। उसके बारे में भी हम आगे वाले एक लेक्चर में देखेंगे। उसका भी इतिहास बहुत रोचक है, तो हम लोग उस पर भी नज़र डालने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ हम लोग ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करने का एक कारण ये था कि भौगोलिक और सांस्कृतिक विशिष्टता छत्तीसगढ़ में से हमेशा रही है। तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन थी, ज़्यादा वनों की संख्या अधिक थी। उसी के साथ छत्तीसगढ़ की खुद की ऐसी संस्कृति है, उसकी भाषा है जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, और भाषा के साथ आपको पता है कि एक संस्कृति भी आ ही जाती है। तो इसके वजह से ये एक कारण था कि छत्तीसगढ़ को अलग बनाया गया। दूसरा कारण जो हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा स्टेट था मध्य प्रदेश, उसको गवर्न करने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी। जैसे सोचिए कि अगर कोई यहाँ पे
रायगढ़ में रह रहा है, तो उसको अगर भोपाल जाना है तो मतलब आधा इंडिया क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि प्रशासन कितना दूर रहेगा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको अ, अपनी ग्रीवेंसेस रखने के लिए। तो और एक ये कारण रहता है, और एक कारण ये रहता है तीसरा, कि डेवलपमेंटल डेफिसिट रहता है कुछ रीजन में। तो कुछ रीजन में स्टेट के रिसोर्सेस हमेशा से ही कम दिए जाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ इतना खनिज संपत्ति में समृद्ध होते हुए भी पिछड़ा रहा था, और हम लोगों ने देखा जैसे ही 2000 में अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो उसका जीडी जीडीपी मतलब जो स्टेट का जीडीपी होता है उसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंटल ग्रोथ दिखा था। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन विविध कारणों की वजह से छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया गया था। अगर हम लोग ये देखें कि प्राचीन संदर्भों में छत्तीसगढ़ के नाम के उल्लेख मिलते हैं क्या, तो नहीं मिलते हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल का हिस्सा माना जाता था। दक्षिण कोसल मतलब आज का अगर वर्तमान का हम लोग छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का पार्ट ले लें तो उसको दक्षिण कोसल ये पूरे रीजन को बोला जाता था। और भी इसमें आजू बाजू के पार्ट आएंगे, ऑब्वियसली एकदम एक्यूरेट हम लोग नहीं बोलेंगे, पर ये दोनों स्टेट्स का ज़्यादातर हिस्सा दक्षिण कोसल में आता था। तो आगे देखते हैं। ये आपके लिए मैप है जिसमें आपको दक्षिण कोसल दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रीजन है ये दक्षिण कोसल है। जो कलिंगा है ये पुराने ज़माने का कलिंगा जो है, जो आज का मॉडर्न उड़ीसा का पार्ट है। तो जो ये वाकाटकास है जो महाराष्ट्र में ज़्यादातर रूल करते थे, और ये वेस्टर्न सत्रपास है जो कि गुजरात में रूल करते थे। आपको पता है कि ईस्वी सन 300 में बिहार और उसके आजू बाजू गुप्ता का राज था। तो ये है उसकी हिस्ट्री। तो इस आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये मैप दिया हुआ है कि उससे आपको पता चले कि जैसे कि ये छत्तीसगढ़ का बहुतांशी पोर्शन, ये आपको ये छत्तीसगढ़ का बहुतांशी पोर्शन ये होगा आज का मॉडर्न छत्तीसगढ़। तो ये जनरली आपको दक्षिण कोसल के पार्ट में मिलेगा। ठीक है, तो वही है। कुछ विद्वानों का इस इसका नाम कोसल तथा महाकोसल भी बताया है। प्राचीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ को महाकांतर भी कहा गया है, और छत्तीसगढ़ के इस प्राचीन काल में बस्तर क्षेत्र को चक्रकोट एवं दंडकारण्य का नाम से जाना जाता था। दंडकारण्य जिसका हम लोगों को पता है कि रेफरेंस आता है महाभारत में, रामायण में भी दंडकारण्य का रेफरेंस आता है। तो दंडकारण्य का मतलब अगर हम लोग अगर लिटरली देखा जाए तो अगर दंड करने के लिए कोई अरण्य है तो दंडकारण्य मतलब बहुत ही घना जंगल होगा, ऐसा हम लोग उसका अर्थ निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। विभिन्न समय में इस क्षेत्र की राजधानियां डिफरेंट डिफरेंट रही है। राजधानियों में जैसे कि भद्रावती थी, सिरपुर थी, प्राचीन में उसको श्रीपुरा बोला जाता था। तुमान थी, प्राचीन तुमन्ना बोला जाता था। और रतनपुर थी जिसको कि रत्नपुरा, ये सब शामिल थे। ठीक है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुआनसांग के अनुसार समकालीन कौशल साम्राज्य की सीमा 6000 ली सर्किट में थी। ये जो ली है ये चाइनीज एक मापक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे मीटर किलोमीटर ये सब कुछ होता है, तो ये वैसा उसका मापक है। यानी कि लगभग 81,000 वर्ग मील इतना था उसका ये। और एक ली मतलब होता है 500 मीटर। तो उसके हिसाब से ये जो सर्किट है तो वो अलग से उसको मल्टीप्लाई करता है, तो लगभग 81,000 वर्ग मील इतना उसका क्षेत्र था। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम ने दक्षिण कोसल को महाकौशल या महाकौशल के पर्याय के रूप में वर्णित किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि अलेक्जेंडर कनिंघम
इनके बारे में अगर हमें जानना होगा तो इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संस्थापक थे, इन्होंने शुरू करा था। और ये जो थे ये ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर थे, ऑफिसर थे। उसके बाद इन्होंने, इनका हिस्ट्री में बड़ी दिलचस्पी थी, तो इन्होंने अलग से काम कर कर ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना करी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम ध्यान में रखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं। उत्तर कोसल अपनी राजधानी के रूप में श्रवस्ती नगरी के साथ अपने हिस्से के रूप में लव को गए। तो लव को उत्तर कोसल गया था। उत्तर कोसल मतलब ज्यादातर उत्तर प्रदेश का पार्ट उसमें आता था, जबकि कुश को दक्षिण कोशल प्राप्त हुआ था। तो राम के जो बेटे थे दो, लव कुश, तो उसमें से कुश को दक्षिण कौशल प्राप्त हुआ था। उन्होंने विंध्य पर्वत श्रृंखला के पास कुशावरेट नदी पर अपनी नई राजधानी कुशस्थलीपुरा का स्थापना करी थी। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशस्थलीपुरा, जो कि ऐसा माना जाता है कि श्री राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित करी गई थी, जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करता है। तो विंध्य पर्वत को माना जाता है कि वो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करता है। तो जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे, मतलब अब इतनी नहीं रहा है, पर पुराने ज़माने में ये बोला जाता था कि विंध्य के ऊपर जो लैंग्वेज है वो संस्कृत लैंग्वेज है, इंडो द्रविड़न लैंग्वेज इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं, और विंध्य के नीचे जो लैंग्वेजेस थी उसको इंडो द्रविड़न लैंग्वेज बोला जाता था। तो ये विंध्य पर्वत को बेसिकली साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया की विभाजित करने की बाउंड्री बोला जाता था। कुशस्थलीपुरा की पहचान छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान के बिलासपुर जिले में मल्हार के पास है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो कि कुशस्थलीपुरा मतलब आज के बिलासपुर जिले में मल्हार के आसपास, इसको हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो स्वतंत्रता के आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश की विभिन्न रियासतों के साथ इस प्रांत की कुल 14 रियासतों को 1 जनवरी 1948 को भारतीय संघ में विलीन करा गया था। और ये 14 रियासतों को हम लोग देखेंगे। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इनके नाम ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने का प्रयत्न करेंगे। ये आएंगे नहीं, पर मतलब आज के भी प्रमुख शहर है ये छत्तीसगढ़ के, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा आपको याद रखने में दिक्कत होगी। जैसे कि बस्तर है, कांकेर है, राजनांदगांव है, खैरागढ़ है, छुईगदान है, कवर्धा है, शक्ति है, सारनगढ़ है, चांगमखार है, जिसको भरतपुर जनकपुर के नाम से हम लोग पहचानते हैं। उसके बाद कोरिया है, जो कि बैकुंठपुर है, सरगुजा है, अंबिकापुर मतलब उदयपुर है, जिसको हम लोग धर्मजयगढ़ के नाम से जानते थे। उसके बाद जशपुर है और रायगढ़ है। तो ये 14 रियासतें थी, इनको भारतीय संघ में विलीन करा गया था। हमें पता है कि 500 से ज़्यादा रियासतों को भारत के संघ राज्य में विलीन करा गया। तो उसमें से ये 14 रियासतें हम लोगों को दिखती है कि छत्तीसगढ़ राज्य का पार्ट थी। आगे देखते हैं। इसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि मध्य युग में देखेंगे कि मुगल और मराठाओं के काल में यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ कहलाया सबसे पहले, क्योंकि इस क्षेत्र में कलचुरी वंश की रतनपुर शाखा के विभिन्न राजाओं और जमींदारों के 36 किले थे, ऐसे बोला जाता है। हमें ऑब्वियसली इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि 36 किले थे या नहीं थे, पर ऐसा एक मान्यता है कि 36 किले थे, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ बोला जाता था। 1861 में मध्य प्रांत के गठन पर उसमें सम्मिलित करा गया था छत्तीसगढ़, और मध्य प्रांत का जो कैपिटल था, मुख्यालय था, वो नागपुर था। उसके बाद 1956 में पुनर्गठित मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश का ये हिस्सा बना, और ठीक 44 वर्षों के पश्चात पृथक राज्य बना। तो ये जो
1956 में जो पुनर्गठन हुआ राज्यों का, उसकी जो जिस कमेटी के सिफारिश पे हुआ था, उसका नाम था फजल अली समिति। तो 3 समितियाँ जो कि स्वतंत्रता के बाद में बनी थी, उसमें से एक इम्पोर्टेंट समिति है फजल अली समिति। तो हम लोग बाकी की दोनों समितियाँ भी देखेंगे, पर अभी के लिए फजल अली समिति ध्यान में रखिए कि फजल अली समिति ने बोला कि भाषावर प्रांत रचना होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि भाषा और प्रांत रचना हुई, पर एक भाषी राज्य हो, इसके वो खिलाफ थे। एक भाषी राज्य मतलब सोचिए कि पूरा जो नॉर्थ इंडिया का जो हिंदी बोलने वाला ये है, वो एक ही राज्य बन जाता। तो एक भाषी राज्य के खिलाफ थे फजल अली समिति, पर भाषीय प्रांत रचना के उन्होंने ये करा। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मराठियों के लिए महाराष्ट्र बना, बाकी लोग बाकी स्टेट के लिए जैसे पंजाब की पंजाबी बोलने वाली पंजाब बना। तो ऐसे अलग अलग आंध्र प्रदेश बना, उसके बाद तमिलियन के लिए तमिलनाडु बना। तो ये ऐसे राज्य बने गए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे भौगोलिक सीमाएं। तो भौगोलिक सीमाओं में देखेंगे हम लोग 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट्स उत्तर अक्षांश तथा 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 20 मिनट्स पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है छत्तीसगढ़ राज्य। ये इम्पोर्टेंट है, फिगर ध्यान में रखना। तो आप इसको अगर रट ही लेंगे तो अच्छा होगा, ये ध्यान में रहेगा। अगर हम लोग इसको भारत की सीमाओं के साथ कंपेयर करेंगे तो हम लोग देखेंगे भारत का जो है सीमा है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तर में। ये मतलब मुख्य भूमि मतलब जो तमिलनाडु का सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स आता है। और 37 डिग्री 6 मिनट मतलब हम लोगों का जो कश्मीर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो होगा उत्तरी अक्षांश। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व मतलब गुजरात के पास। और 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व मतलब अरुणाचल का जो एकदम एक्सट्रीम पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो। यह लगभग मतलब हमारे देश का क्षेत्रफल हम लोग अगर देखें तो आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम लोग ये वर्ग मील में देखें तो वो आएगा 12,69,219 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल के साथ दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। भारत उत्तर से दक्षिण तक 32,014 किलोमीटर है, मतलब अगर मील में देखा जाए तो 1997 मील। और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है, मतलब 1822 मील मापा जाता है। इसकी भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर है और 7,576 किलोमीटर इसकी तटरेखा है। तो ये हमें मतलब ध्यान में रखने की कोशिश करनी है। अगर हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये देखेंगे कि देश का सबसे दक्षिणी बिंदु, उसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, जिसको इंदिरा पॉइंट भी बोला जाता है, वो 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ में मतलब उत्तर अक्षांश पर है। और कश्मीर में इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक दक्षिण उत्तर विस्तार हमारे देश का 3,214 किलोमीटर है। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखने की कोशिश करें बार बार। अगर आप चाहे तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लिख भी सकते हो, आपके नोटबुक में इसको नोट करके रख सकते हो। आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पे मैप दिया गया है इंडिया का, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करा वही यहाँ पे दिया गया है। एक बार आप अच्छे से इसको देख लें। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे। उत्तर एवं दक्षिण तक बिंदुओं में मतलब उत्तर से दक्षिण के सबसे दूरी का डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक लगभग डिस्टेंस है उसका 140 किलोमीटर।
अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,37,898 वर्ग किलोमीटर। ये हमें छत्तीसगढ़ की समीक्षा 2010-11 के रिपोर्ट के अनुसार हम लोग ये मानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का 30.4% और भारत का 4.1% इतना छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अभी हम लोग बाउंड्री देखेंगे छत्तीसगढ़ की। तो देखिए मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मध्य प्रदेश है, तो इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। यही कारण है कि इसको मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रदेश की सीमा भारत के 7 राज्यों की सीमाओं से घिरी हुई है। आगे देखते हैं। उत्तर में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश के सीधी जिला है। तो ये है उत्तर प्रदेश और ये जो पार्ट है ये है मध्य प्रदेश का सीधी जिला। ठीक है, तो ये है उत्तर में। उत्तर पूर्व में झारखंड है और मध्य एवं दक्षिण पूर्व में उड़ीसा है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तर पूर्व में झारखंड है और ये पूरा मध्य और दक्षिण पूर्व मतलब ये नीचे का हिस्सा, इसमें उड़ीसा आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र है। तो ये जो देखिए दक्षिण में ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे तेलंगाना है और ये दक्षिण पश्चिम में ये महाराष्ट्र आता है। तो ये हम लोगों ने देखा। मध्य पश्चिम में ये है, मध्य पश्चिम मतलब ये रीजन जो ये है, इसमें मध्य प्रदेश के मांडला और बालाघाट जिले आते हैं और पश्चिमोत्तर में मध्य प्रदेश के शहडोल और दिंडोरी जिलों द्वारा इसकी सीमाएं निर्धारित है। तो यहाँ पे शहडोल और दिंडोरी जिले आएंगे। ठीक है, समुद्र का कोई भी समुद्र को टच नहीं करता है, ये लैंडलॉक है हमारा छत्तीसगढ़। समुद्र से इसकी औसतन ऊंचाई 5000 मीटर है, सॉरी 500 मीटर है। मतलब ज्यादा ऊंचा नहीं है ये समुद्र तट से, हम लोग अगर देखा जाए तो। और पूर्णतः भू आविष्टित है और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श कर, कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, सभी राज्यों से घिरा हुआ है ये और ना ही समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ट्रिक दिखी है, सीमावर्ती राज्यों को ध्यान में कैसे रखें कि कौन से राज्यों को छत्तीसगढ़ टच करता है। तो इसका एक ट्रिक है मॉम्स जूता। तो मॉम्स जूता मतलब पहला यम से आता है मध्य प्रदेश, ओ से आता है उड़ीसा, यम से यहाँ पे आता है महाराष्ट्र, उसके बाद जे से आता है झारखंड, यू से आता है यूपी, टी से आता है तेलंगाना, ए से आता है आंध्र प्रदेश। तो आप ये लिख सकते हो अगर आपको लिखना है। ये ट्रिक है, ये 7 राज्यों से छत्तीसगढ़ की सीमाएं लगती है। छत्तीसगढ़ दक्कन के पठार का भाग है, हमें पता है। उसके बाद उत्तरी हिस्से में बुंदेलखंड का पार्ट है, के पठार का पार्ट है। दक्षिण पूर्वी भाग में उसके मतलब बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ के उत्तर में लगता है। मध्य भाग में छत्तीसगढ़ का मैदान आता है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैदान हमें देख सकते हैं, महानदी बेसिन हम लोग उसको बोलते हैं। और उसके आजू बाजू जो ग्रीन कलर का ये है, जो जहाँ से भी महानदी बहती है, ये पूरा पार्ट छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है। दक्षिणी हिस्सा दंडकारण्य का पठार है। ये आपको यहाँ पे दंडकारण्य का पठार दिखाई देगा। और राज्य की उत्तर पूर्वी सीमा पर छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे दिख रहा है छोटा नागपुर, तो ये छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पे उत्तर पूर्वी सीमा पर। उत्तर में बघेलखंड का पठार का उत्तर शेष भाग आता है। तो यहाँ पे उत्तर में बघेलखंड के पठार का उत्तर शेष भाग आता है। ठीक है, तो और पश्चिम में मध्य भारत का पठार आता है। तो ये पश्चिम में जो मध्य भारत का मैकल श्रेणी का पश्चिमी हिस्सा
उत्तरी राजनांदगांव, कवर्धा एवं दक्षिण पश्चिम बिलासपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जिले में आता है। ठीक है। दक्षिण में द्वाप द्वाय प्राय प्रायद्वीपीय पठार तथा पूर्व में महानदी का मैदान आता है। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार आता है दक्षिण में, और हमने अभी यहाँ पे देखा कि पूर्व में महानदी का मैदान आता है। ये हम लोग इसको मैदानी प्रदेश बोलते हैं। ये हमने ऊपर ही देख लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उसका और आगे देखते हैं कि कौन से पार्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने मिलते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई का पार्ट आता है सामरी पार्ट गौरलाटा में। इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। उसके बाद मेन पार्ट आता है 1152 किलोमीटर, और शेष बघेलखंड पठार में देवगढ़ चोटी आती है। तो यहाँ पे देखिए देवगढ़ चोटी आती है। इसकी ऊंचाई है 1027 मीटर। मैकल श्रेणी में ये बदरगढ़ चोटी आती है। तो ये मैकल श्रेणी है, तो यहाँ पे बदरगढ़ चोटी आएगी। ये मैकल श्रेणी है, इसमें बदरगढ़ चोटी आएगी। तथा बस्तर के पठार में बैलाडीला, यहाँ पे बैलाडीला की पहाड़ी आएगी जो कि 1200 मीटर की ऊंची है। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये है जलन पाट, और इसको हम लोग ध्यान में देखेंगे। ठीक है, तो ये सब पार्ट है जिसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग भू संरचना देखेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो कडप्पा शैल समूह से बना हुआ है। तो कडप्पा आपको पता है काले रंग का होता है जनरली, और ये लावा से बना होता है। तो जो भूगर्भ से लावा निकलता है, तो उसके लावा रस से ये बना होता है। बगल खंड का जो पठार है गोंडवाना शैल समूह से तथा प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो इसको आप ध्यान में रखने की कोशिश करिए। उसके बाद जो दंडाकरण्य है वो भी प्री कैम्ब्रियन तथा धारवाड़ शैली से बना हुआ है। और उत्तरी हिस्सा जो है वो गंगा अफुआ तंत्र के अंतर्गत सोन नदी के बेसिन का पार्ट। तो यहाँ पे एक मिनट, नहीं ये रुकिए, यहाँ के जो ये है, तो ये सोन नदी के बेसिन का पार्ट, यहाँ पे सोन नदी है। तो यहाँ से ये क्या हुआ है, ऐसे टूटा टूटा हुआ है नॉर्थ का साइड का, वो गंगा अफुआ तंत्र के कारण ये टूटा टूटा लगता है। मध्य भाग महानदी बेसिन का हिस्सा है। हमने अभी देखा था ये मध्य भाग ये महानदी बेसिन का हिस्सा है। उड़ीसा में यह संकरी घाटी से गुजरती है और वहाँ पे हीराकुड डैम है। तो यहाँ पे हीराकुड डैम आप देख सकते हैं। यहाँ ये उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है। जैसे ही छत्तीसगढ़ से ये वहाँ पे जाती है उड़ीसा में, तो यहाँ पे हीराकुंड डैम हमें देखने को मिलता है। तो हीराकुंड डैम के बारे में हमें पता है कि ये सबसे लंबा डैम है भारत का। ठीक है, उसके बाद है दंडाकरण्य का अधिकांश जल इंद्रावती रिवर से आता है। तो हम लोगों को यहाँ पे ये इंद्रावती रिवर देखने को मिलेगी, और जो कि गोदावरी में जाके मिलती है। मैकल के पठार में उत्तरी कवर्धा जिले का जल बंजर नदी से आता है। तो यहाँ पे ये बंजर नदी हम लोगों को देखने को मिलेगी, मैकल पठार में जाती है, और ये आगे जाके देखिए यहाँ पे नर्मदा को मिलती है। तो ये नर्मदा से जाके मिलती है, नर्मदा की उपनदी है जो कि मैकल पठार में उसका उगम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमें ये पता है कि जलवायु मानसूनी है ऑब्वियसली, क्योंकि छत्तीसगढ़ भारत का पार्ट है, भारत ही मानसूनी क्षेत्र है पूरा। और देश के पूर्व मध्य में स्थित होने के कारण महाद्वीपीय प्रभाव है। तो यहाँ पे देखिए ये समुद्र के पास नहीं है छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे महाद्वीपीय प्रभाव है। और दूसरी रीजन क्या है कि यहाँ से कर्कवृत्त पास होता है। देखिए,
तो ये 2 रीज़न की वजह से यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। विंटर में भी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा ही रहेगी। राज्य से कर्क रेखा गुजरती है तो तापमान अधिक ही रहेगा, और कर्क रेखा हम लोगों को पता है कि 8 राज्यों में से गुजरती है। तो 8 राज्य हम लोग देखेंगे। देखिए, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, और उसके बाद यहाँ पे ये हमें बताए बांग्लादेश है। उसके बाद ये त्रिपुरा है ग्रीन कलर का, और ये मिजोरम है। यहाँ से कर्कवृत्त जाता है। तो इन 8 राज्यों से कर्कवृत्त जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक दी हुई है आप लोगों को, ये ट्रिक को लिख दीजिए, याद रखिए, और जो भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंट चीजें हैं आप इसको लिख सकते हैं। तो ट्रिक ये है, मीरा का जेसीबी। मीरा का जेसीबी मतलब, मी मतलब मिजोरम, रा मतलब राजस्थान, और ये जे मतलब झारखंड, सी मतलब छत्तीसगढ़, बी मतलब बंगाल, एम मतलब मध्य प्रदेश, और ये टी मतलब त्रिपुरा। तो ये है उसका, ये ट्रिक है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। आगे चलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में। तो यहाँ पे आपको मैप दिखाई दे रहा होगा कि किस किस तरह की इम्पोर्टेंट मिट्टी है। हम लोग इनको सब चीज़ों को बहुत बारीकी से फिर से देखेंगे। अभी हम लोग ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का परिचय करवा रहे हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं बस स्पर्श करते जा रहा हूँ। मिट्टी का अलग से टॉपिक लेंगे हम लोग, इतिहास डिटेल में कवर करेंगे, भूगोल डिटेल में कवर करेंगे, सभी अच्छे से देखेंगे। और 2 रीज़न है, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको थोड़ी सी चीज़ें पता होगी, जब मैं फिर से पढ़ाने लगूंगा तो आपको सब कुछ नया नया नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं। तो देखिए, मुख्यतः लाल और पीली मिट्टी मिलती है। तो ये नियर अबाउट 40 से 50% है पूरे छत्तीसगढ़ में, और उसको मटासी मिट्टी बोलते हैं। कडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानों से ये मिट्टी बनती है। उसके बाद लेटराइट, यहाँ पे देखिए लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। तो ये, इसको हम लोग भाटा मिट्टी भी बोलते हैं। अत्यधिक ऊसर तथा काली मिट्टियाँ बीच बीच में पाई जाती है। कि देखिए यहाँ पे ये काली मिट्टी बीच बीच में हम लोगों को पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी बोलते हैं। तो ध्यान में रखिए, जो नाम है, मटासी मिट्टी लाल पीली मिट्टी को बोलते हैं, लेटराइट मिट्टी को भाटा मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी बोलते हैं, और दूसरा मिट्टी मतलब काला एवं लाल पीली मिट्टी का मिश्रण होता है, तो इसको हम लोग दूसरा मिट्टी बोलते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अभी हम लोग मिट्टी देखिए, तो ऑब्वियसली उसके बाद मिट्टी से जुड़ी चीज़ है कृषि देखेंगे। कृषि यहाँ का मुख्य कार्य है, आप सभी को जानते ही। 80% जनता कृषि या कृषि पे कोई डिपेंडेंट इंडस्ट्री है, उस पे रोजगार के लिए डिपेंडेंट है। तो बहुत इम्पोर्टेंट प्ले है कृषि का अर्थव्यवस्था में। ऐसा बोला जाता है कि भारत का जो कल्चर है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर इतना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। अगर एग्रीकल्चर में फसल कम ज़्यादा हो जाती है तो पूरा जीडीपी का ग्रोथ रेट कम ज़्यादा हो जाता है। तो और हमारी इतनी सभ्यता 5000 सालों से है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट रही है, तो ऑब्वियसली हम लोग बोलते हैं कि इंडियाज कल्चर इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के हिसाब से हम लोग त्योहार भी मनाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कुल भूमि का 51.6% कृषि कार्य के लिए छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जाता है। लगभग 37.4 कृषक परिवार, उनमें लगभग 76% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। तो ये लघु और सीमांत श्रेणी क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो जनगणना के लिए भारत सरकार की भूमि जोतों को 5 श्रेणियों में विभाजित करता है। तो 5 श्रेणियां कौन सी है? एक है श्रीमांत फार्मर, कृषक परिवार। तो सीमांत में आता है 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ की लैंड होती है। अति लघु होता है 1 से 2 हेक्टेयर, मतलब 5
2.5 से 5 एकड़ के बीच में जिसकी लैंड है वो लघु किसान होता है। अर्ध मध्यम किसान जो होता है वो 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में, मतलब 5 से 10 एकड़ की जिसकी लैंड है। और मध्यम किसान होता है जिसकी 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में जिसकी लैंड है, मतलब जिसकी 10 एकड़ से लेके 25 एकड़ तक। और जो बड़ा किसान होता है उसका 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, मतलब 25 एकड़ से ज़्यादा जिसकी लैंड है वो बड़ा किसान होता है। इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 137.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कुल बोया गया क्षेत्र है 2015-16 में। ये सबसे लेटेस्ट फिगर मैंने इंडियन गवर्नमेंट के वेबसाइट से मुझे ये मिली है। और इसके अंतर्गत 56.40 लाख हेक्टेयर है और शुद्ध बोया क्षेत्र है वो है 46.51 लाख हेक्टेयर। तो इतना ये मतलब ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो गठन के समय हम लोग देखेंगे शासकीय स्रोतों से हमें पता चलता है कि 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र निर्मित हुआ था, जो कि 14.76 लाख हेक्टेयर ये एग्रीपोर्टर सीजी गवर्नमेंट के पोर्टल पे ये है, जो कुल बोए गए क्षेत्र का 23% था। अब यह शुद्ध बोए गए क्षेत्र की तुलना में 32% है। अभी देखिए ये सब आंकड़ों का खेल है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा गवर्नमेंट ने करा नहीं है। तो इसमें देखिए कि जो है 23% है ये कुल बोए गए क्षेत्र से, तो कुल बोया गया क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र कम होता है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र को आप अगर उससे कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ये परसेंटेज ज़्यादा दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 10% सच में 9% बढ़ा है ऐसा इरिगेशन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बहुत कम बढ़ा है। पर ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो एक्चुअली में कम होता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो ज़्यादा दिखने लगता है, एक्चुअली में इतना कुछ है नहीं, ये सब आंकड़ों का खेल होता है। तो ये लोगों को थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश है, पर ठीक है अब ये आंकड़ों के साथ हर कोई गवर्नमेंट खेलती है। आगे देखते हैं। 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित करने का प्रावधान जोर सतह से जल सिंचन पर जोर दिया जा रहा है। और इस पे ये है कि सतही जल सिंचन पर जोर दिया जाएगा, जो जमीन के अंदर से पानी उठाने के ये है, उस पे ज़्यादा जोर नहीं होगा। तो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ज़्यादा कम नहीं होगा, ये अच्छी बात है। आगे देखते हैं। संपूर्ण प्रदेश में चावल प्रधान फसल है। हम लोगों ने पहले देखा कि धान को कटोरा बोलते हैं, जबकि चना, गेहूँ, ज्वार, अरहर, गन्ना आदि भी यहाँ पे उगते हैं। पर ये प्रचलन सिंचाई सुविधा के साथ ये सब कुछ बढ़ रहा है। ऑब्वियसली आपको पता है कि गेहूँ, गन्ने को उसके बाकी कैश क्रॉप को पानी लगता है, तो पानी के साथ ही ये चीज़ें बढ़ेगी। आगे देखते हैं। 16.25% कृषि क्षेत्र द्विफसली है। द्विफसली मतलब रबी और खरीफ दोनों में इसमें फसल ली जाती है। कहीं कहीं पे 3 फसली भी हो जाता है। तो वो जनरली नदी के किनारों पे ये होता है, या जहाँ पे जल सिंचन की व्यवस्था है तो वहाँ पे ये होता है सतही जल सिंचन, जहाँ पे कैनाल बने हुए हैं। तो बहुत कम है वो क्षेत्र, 16.25। आगे देखते हैं। खनिज संपत्ति देखेंगे। एक ही चीज़ के लिए छत्तीसगढ़ बहुत ही अग्रसर हम लोग बोल सकते हैं कि खनिज संपत्ति बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ खनिज संपत्ति ज़्यादा होने का नुकसान ये होता है कि उसको बोलते हैं रिसोर्स कर्स, मतलब जो साधन सामग्री का अभिशाप होता है। रिसोर्स कर्स क्या होता है कि रिसोर्सेस होने की वजह से आप पे अन्याय होता है। जैसे कि अगर किसी जंगल में खनिज मिला तो वहाँ के आदिवासियों को सरकार भगाएगी या फिर बाकी के लोगों को वहाँ से विस्थापित करेगी। तो वहाँ के लोगों का जो ट्रामा है, उनको क्यों किस वजह से वहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी ज़मीन में रिसोर्स है
यहाँ पे खनिज मिलेगा। तो इसको रिसोर्स कर्स बोलते हैं कि उनको वहाँ से तो भगाया जाता है, पर वैसे कुछ खास डेवलपमेंट वहाँ की एरिया की होती नहीं है। बस वहाँ से रिसोर्सेज लेके जाते हैं और वहाँ के पोल्यूशन होता है, वेरियस डिजीजेस होते हैं, ये सब कुछ होता है, पर कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। तो ये सबका मतलब ये अभिशाप ही है ना सब, कि आपके पास इतनी संपत्ति होके हुए भी आपको एक तो अच्छी हवा नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, आपको विस्थापित किया जाएगा, आप पे अन्याय होगा, और डेवलपमेंट भी नहीं है, अच्छे रास्ते भी नहीं है। तो इसको रिसोर्स कर्ज बोलते हैं। चलो ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे। लगभग 27 प्रकार के खनिज गोंडवाना और धारवाड़ शेल समूह में मिलते हैं। तो ये गोंडवाना और धारवाड़ शेल समूह हमें बताया कि मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेटू, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, उड़ीसा, यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे ही जनरली हम लोगों को खनिज मिलते हैं। कोयला मुख्य खनिज है और यह औद्योगिक विकास का आधार भी है। औद्योगिक ऊर्जा का स्रोत भी है कोयला, हमें पता है। अन्य मुख्य खनिज है जैसे लोहा है, टीन है, हीरा है, डोलोमाइट है, चूना है, बॉक्साइट है, ये सभी यहाँ पे मिलते हैं। नियोजित काल में क्षेत्र में कोयला पानी की प्रचुरता के कारण, कोयला होना चाहिए यहाँ पे, प्रचुरता के कारण ताप विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, जिनका उत्तम उदाहरण है कोरबा ताप विद्युत गृह। इसके लिए पानी हसदेव नदी से पाया गया है और 2012 तक विद्युत की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता थी यहाँ पे 342.7 मेगावाट। ठीक है, उसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र स्टील रेल के लिए भारत का पहला और मुख्य उत्पादक होने के साथ साथ विस्तृत स्टील प्लेट और अन्य स्टील उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है। संयंत्र स्टील का उत्पादन भी करता है और अपने कोक ओवन और कोयला रासायनिक संयंत्र से विभिन्न रासायनिक उप पदार्थों का विपणन करता है। इससे 1959 में यूएसएसआर मतलब तब का सोवियत संघ, आज का रशिया की मदद से स्थापित किया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आपको ये पता होगा कि जैसे कि यहाँ पे यूएसएसआर ने मदद करी थी, उड़ीसा में जो संयंत्र लगा था उसको हमें पता है कि तब के वेस्टर्न जर्मनी ने सहायता करी थी, और हमें पता है कि जो दुर्गापुर में लगा था, जो वेस्ट बंगाल में, उसको इंग्लैंड ने सहायता करी थी। आगे देखते हैं। औद्योगिक विकास अत्यंत धीमा रहा है, हमें पता ही है, और उसका एक कारण ये भी रहा कि मध्य प्रदेश में होते हुए, वैसे भी मध्य प्रदेश में ही रिसोर्सेज की कमी थी, तो छत्तीसगढ़ को देने के लिए और भी कमी रहती थी हमेशा। पिछले 20 सालों में इस्पात एवं सीमेंट लकड़ी उद्योगों का विलक्षणीय उल्लेखनीय विकास करा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये हमें पता है कि 1991 में तब के हमारे अर्थ मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। तो एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद से ये उद्योगों को ज़्यादा चालना मिली। क्यों? क्योंकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ा, ज़्यादा लाइसेंस वाला कम हो गया, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। तो प्राइवेट प्लेयर्स आने से क्या हो जाता है कि थोड़ा सा कैपिटल आता, पैसा आता है, ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और ज़्यादा पैमाने पे खनिज संपत्ति का हम एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उससे, और बाकी के उद्योग बढ़ने लगते हैं। तो ये सब कुछ हुआ है एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। हम लोग इसको बाहर के देशों में निर्यात कर सकते हैं। कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो हम लोग इंपोर्ट मतलब आयात कर सकते हैं। तो ये सब एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद बहुत अच्छे से हो पाया है। तो वो डेवलपमेंट को हम लोग महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है केंद्रीय खनिज संपत्ति में एनएमडीसी बैलाडीला में, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन डेवलपमेंट कंपनी बैलाडीला में है। उसके बाद सेल है, तो आपको पता ही है, स्टील अथॉरिटी तो उसके ऑफ इंडिया का है। उसके बाद एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एंड बाल्को है, ये एल्यूमिनियम के लिए कोरबा में
स्थापित तथा कोल इंडिया है उसका बिलासपुर, प्रमुख बिलासपुर के समीप एनटीपीसी का प्रदेश का दूसरा प्लांट बन रहा है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग बाल्को, जो कि 1965 में भारत के पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में मतलब पीएसयू के रूप में शामिल किया गया था और तब से यह भारतीय औद्योगिक विकास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी आता है। तो 1958 में भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम के रूप में निगमित एनएमडीसी भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया और विश्व का ये 10वां सबसे बड़ा उत्पादक है लौह का। तो ये ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये सब इम्पोर्टेंट भारत की नवरत्न जो कंपनी है उसमें से बहुत सारी छत्तीसगढ़ में स्थापित है। उसका एक रीज़न हमें पता है कि इतना इम्पोर्टेंट खनिज संपत्ति से प्रचुरित हमारा प्रदेश है। आगे देखेंगे प्रशासन। प्रदेश में कुल 5 प्रशासनिक संभाग है। तो ये संभाग के नाम है बस्तर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर। इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है। हम लोग देखेंगे कि भारत के एक राज्य छत्तीसगढ़ में 33 प्रशासनिक जिले हैं, 33। तो जितने ऐसा बोला जाता है कि अगर आप अलग अलग राज्य बनाने से अच्छा है कि ज़्यादा जिले बनाओ, तो क्या हो जाता है कि ज़्यादा शासन लोगों के पास चला जाता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। जैसे कि जिला परिषद बनेगी, उसके उसके साथ ही इन्हें एक कलेक्ट्रेट ऑफिस बनेगा, तो उनमें ज़्यादा ऑफिसर रहेंगे, ज़्यादा लोगों का सुना जाएगा, काम होगा। तो ये बोला जाता है कि ज़्यादा राज्य बनाने से अच्छा है कि राज्य में ज़्यादा जिले बनाए जाए, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, लोक कल्याणकारी, पीपल ओरिएंटेड शासन रहेगा। तो उसी के तहत छत्तीसगढ़ में 33 जिले मतलब बनाए गए हैं कुछ सालों से। ये संख्या बढ़ रही है, तो एक अच्छा कदम है एक्चुअली में। मध्य प्रदेश से अलग होने के समय छत्तीसगढ़ में कुल 16 जिले थे, मतलब अब भी दुगने से भी ज़्यादा हो गए। 2 नए जिले बीजापुर और नारायणपुर को 11 मई 2007 को और 9 नए जिलों को 1 जनवरी 2012 को बनाया गया था। अधिक लक्षित, केंद्रित और करीबी प्रशासन की सुविधा के लिए मौजूदा जिलों को बनाकर नए जिलों का निर्माण किया गया है। इन जिलों का नाम है सुकमा, कोंडागांव, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर रखा गया है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ये एक ही जिले का नाम है। जिले का उद्घाटन 10 फरवरी 2020 को हुआ था। उसके बाद सितंबर 2022 में 5 नए जिलों का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम है मानपुर मोहल्ला, 2 सितंबर को सारंगढ़ भिलाईगढ़ और 3 सितंबर को महेंद्रगढ़ और शक्ति जिले 9 सितंबर को ये शामिल किए गए। 17 अप्रैल 2022 को नवनियुक्त खैरागढ़, छुदाई खान छुईखदान और गंडई जिला घोषित किया गया एवं 3 दिसंबर 2022 को उद्घाटन किया गया। तो ये सभी नए जिले और उनके नाम एक बार आप देख लीजिए। उसका एक आप कॉलम बना सकते हैं। जो नया नया जिला 2007 में एक बना, 2 बने थे। उसके बाद 2012 में बने 9 जिले। उसके बाद 2020 में बना, 22 में बने। तो ये इन सबको आप लिख के रख सकते हैं ताकि आपके रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे प्रदेश में कुल 227 तहसील बन गए हैं। 25 नए तहसील का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री जी ने भूपेश जी बागेल जी ने करा था। तो कुल बढ़ के ये संख्या 227 हो गई है। प्रशासनिक सुलभता और लोक कल्याणकारी शासन के लिए ये अच्छा स्टेप है, तो इसको हम लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हमारा थोड़ा काम बढ़ता है पढ़ाई का, और अगर हम लोग देखें कि शासन लोगों के लिए काम करता है तो ये अच्छी चीज़ है।
हमने अभी देखा कुल जिले 33 हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल निकाय 170 है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कुल नगर निगम 14 है। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका परिषद 44 है। कुल नगर पंचायत 112 है। जिला पंचायतों की संख्या अभी भी 27 है और बढ़ेगी। उसके बाद जनपद पंचायतों की संख्या 146 है। कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 11,664 और कुल ग्रामों की संख्या 20,619। ये लेटेस्ट आंकड़े जो मिले हैं मुझे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण मंत्रालय की वेबसाइट से, वहाँ से ये उठाए गए हैं। तो ये सबसे लेटेस्ट है। इससे मतलब इसके बाद भी अगर कोई चेंज होगा तो हम लोग आपको उसकी सूचना देंगे, सूचित करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जनप्रतिनिधि देखेंगे, विधायिका देखेंगे। तो प्रदेश में लोकसभा में 11, जिसमें 4 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वो नाम देखते हैं: कांकेर, जगदलपुर, रायगढ़, सरगुजा। और 2 अनुसूचित जातियों के लिए है, जो कि बिलासपुर और सारंगढ़। एवं शेष 5 स्थान सामान्य वर्ग के लिए है, जो है महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर। आप देखेंगे ये पांचों जो है वहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बड़े बड़े सिटीज़ है। तो आपको ध्यान में रखने में वैसे भी कोई बड़ी कठिनाई नहीं होगी। तो ये 5 जिले हैं तथा राज्य में राज्यसभा सीट जो है प्रतिनिधि है वो भी 5 है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रदेश विधानसभा में 90 सीटों चाहिए। सीटों में से 34 अनुसूचित जनजाति, 10 अनुसूचित जाति और 46 सीटें सामान्य वर्ग के लिए है। ये जो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होती है। ठीक है, तो कोई बोलता है ना कि ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित, या आरक्षित नहीं होता है, सबके लिए होती है। बाकी ये जो है ये आरक्षित, आरक्षित मतलब वही समाज के लोगों को जाएगा। ये जो सामान्य वर्ग के लिए मतलब यहाँ पे अगर ये 46 सीटों में कोई ओबीसी का कैंडिडेट, सॉरी एसटी का कैंडिडेट खड़ा रहा और जीत के आया, तो ये 34 में से 35 लोग चले जाएंगे उनके, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए है कि जो पिछड़ा वर्ग है उनका भी प्रतिनिधित्व विधायिका में हो, इसलिए ये सब कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं। इसमें कोई किसी समुदाय पे अन्याय के लिए ये करा नहीं गया है। ठीक है, उसको हम लोग आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे। आर्टिकल 17, 15, 16, 17 उसमें हम लोग रिजर्वेशन देखेंगे, तो उसमें इसकी बात करेंगे। आगे देखते हैं। प्रदेश में वर्तमान में एक सदनीय विधानसभा है, आप सभी को पता है। कुछ कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे नहीं है। किन राज्यों में है तो हम लोग देखेंगे, वो बाद में हम डिटेल में देखेंगे। जैसे महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, तो हम लोग उसको विस्तार से देखेंगे आगे। राज्य के पहले राज्यपाल महामहिम श्री दिनेश नंदन सहाय थे। राज्य के पहले मुख्यमंत्री आपको पता है कि श्री अजित जोगी जी थे। राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जनसंख्या एवं सामाजिक विकास, तो हम लोग देखेंगे 2011, अभी 2021 का जनगणना हो नहीं पाई कोविड की वजह से और बाकी सब रीजंस की वजह से, और अभी जल्दी होने के कुछ चांसेस लग नहीं रहे। तो हम लोग अभी 2011 के ही जनगणना के आंकड़े देखेंगे। जब नए आंकड़े आएंगे तो देखेंगे। अभी बोला तो जा रहा है कि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ऊपर हो गई देश की, पर उसका कोई ऑफिशियली वैसा अभी ये आया नहीं है। तो हम लोग जो पुराने फिगर्स है जो भी है उसी को याद करेंगे अभी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2,55,45,198 और भारत की तब ये थी 121 करोड़ 8,54,977। ठीक है, यह भारत के 2% है छत्तीसगढ़ की लोक संख्या। उसमें पुरुष जनसंख्या है 1,28,32,895 तथा स्त्री जनसंख्या है 1,27,12,303।
तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, पर मोटे-मोटे आंकड़े आपको पता होने चाहिए। ये इसीलिए भी है कि आपको मेंस का जब आंसर लिखना होगा तो कम से कम आपको भारत की जनसंख्या तो पता होनी चाहिए। 2% है छत्तीसगढ़ की भारत के कम अगर कंपेयर करा जाए तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ-कुछ फैक्ट्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे, सभी याद रखने की ज़रूरत नहीं। जनसंख्या घनत्व हमारा 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का है 382। तो ये मतलब छत्तीसगढ़ का कम है, ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि इतना सारा पहाड़ी इलाका है, जंगल है, आदिवासी इलाका है, तो इसमें कम ही रहेगा। कुछ-कुछ राज्यों में ये 1000 से भी ऊपर है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, उसके बाद 900 1000 के बीच में है वेस्ट बंगाल, बिहार। तो ये सभी राज्य हैं जिसका बहुत ज़्यादा है। ठीक, आगे देखते हैं लिंगानुपात। छत्तीसगढ़ का है 991, जो कि बहुत बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। तो लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे कि महिलाओं की संख्या कितनी है। तो भारत में ये है 940, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ का अच्छा है। पर सबसे अच्छा कौन सा है, तो केरल की है 1084, पुदुचेरी की है 1037, तमिलनाडु की है 996 और दमन दीव की सबसे कम है जो कि है 618। तो ये इसके हिसाब में छत्तीसगढ़ की कंडीशन थोड़ी सी ठीक है। पर उसके आगे अगर हम लोग देखें तो ये है कि जनसंख्या का वृद्धि दर है तो वो है 22.6%। ये दशकीय होता है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है इसका। लोग बोलते हैं कि हर साल में इतनी बढ़ रही है, तो हर साल में नहीं बढ़ रही है ये 10 सालों में इतनी बढ़ी हुई है। तो ये क्या हुआ है कि एक्चुअली भारत का जो सेंसस की जो वेबसाइट है उन्होंने ऊपर लिखा है कि 10 साल के लिए है, पर नीचे फिर से उन्होंने वो चार्ट में मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो जो कॉपी पेस्ट करने वाले लोग हैं उनको लगता है कि 22% बढ़ रही है एक साल में। तो सोचिए 22% बढ़ी मतलब अगर अगर 1 करोड़ है तो अगले साल वो होगी 1,22,00,000। तो इतना नहीं बढ़ सकती ना, मतलब ये तो फिर 4 सालों में डबल ही हो जाएगी पॉपुलेशन। तो कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा है दादरा नगर हवेली की, उसकी है 55.88। तो ये मैं एक सबसे ज्यादा क्यों दे के रखा हूँ, सबसे कम क्यों दे के रखा हूँ, इस पे अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये सॉल्व कर पाए आप। अभी छत्तीसगढ़ को डरने की बात किस पे है, तो ये बाल लिंग अनुपात जो है, मतलब बाल लिंग अनुपात मतलब 0 से लेके 6 साल के बच्चों का जो लिंगानुपात है उसमें छत्तीसगढ़ की संख्या कम हो गई। वो है 969। यहाँ पे देखिए 991 है टोटल पॉपुलेशन की। मतलब जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे हम लोगों को लड़के चाहिए, लड़कियां नहीं चाहिए, यही दिख रहा है यहाँ से। और भारत की है 914, जो कि ऊपर थी 940 टोटल पॉपुलेशन। तो मतलब लोग जैसे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वो एक्चुअली पीछे जा रहे हैं, मतलब उनकी सोच घटिया होती जा रही है। ठीक है, देखते आगे। देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से, और भारत का 16वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे देखते हैं। लिंगानुपात सर्वाधिक अगर हम लोग छत्तीसगढ़ में देखें तो बस्तर में है 1023, जबकि कोरिया जिले में सबसे कम है 968। तो ऑब्वियसली बस्तर में ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ये देखा गया है कि ट्राइबल पॉपुलेशन में थोड़ा सा स्त्रियों का स्थान पुरुषों के इसमें अच्छा रहता है, वो उनके लिंगानुपात में भी झलकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर अगर हम लोग देखें तो इसी क्रम में है, एक मुंबई है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा कोलकाता है, चौथा चेन्नई है, पांचवा बेंगलोर है। उसका नंबर भी है, वो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान में रखिए इसका सीक्वेंस। तो ट्रिक इसके लिए बनाई है हमने। तो इसको ट्रिक ये है, मुद्दे को छोड़ो भाई। तो देखो सबसे पहले मुंबई का है तो MU है, दिल्ली का है DE, मुंबई दिल्ली, उसके बाद को मतलब कोलकाता है, मुद्दे को छोड़ो, छो मतलब वो चेन्नई, छोड़ो
और भाई मतलब बी से है बैंगलोर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, ये ट्रिक। आगे चलते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है, हमें पता ही है। कुल साक्षरता है 70.3 है, जिसमें से महिला साक्षरता सिर्फ 60 है और पुरुष साक्षरता 80.3 है, महिला साक्षरता 60.2 है। ये सिर्फ 60 और 80 भी ध्यान में रखा तो भी ठीक है, 70.3 ध्यान में रखिए। सर्वाधिक साक्षरता के जिले जो है वो है दुर्ग, उसमें है 70.69, जो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे कम साक्षरता का जिला है बीजापुर, उसमें है 41.58, 41.58। साक्षरता के दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश के राज्यों में 17वें क्रमांक पे है। और सबसे प्रथम कौन होगा? केरल, 94% है उसकी। और सबसे पिछड़ा हमारे एकदम नेबर नहीं है, पर थोड़े से नेबर, ये पास वाला राज्य वो है बिहार, उसका है 61.80%। आगे तो ये सब कुछ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही है। ऑब्वियसली डेवलपमेंट हो रही है। छत्तीसगढ़ एक संभावनाओं का प्रदेश है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से देश के पिछड़े एवं उपेक्षित अंचल के विकास का मार्ग सुगम हुआ है। विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ पे। और यदि संसाधनों का ईमानदारी से युक्त उपयोग एवं प्रबंध किया गया तो विकास सुनिश्चित है। नैसर्गिक साधनों एवं जनशक्ति के उचित उपयोग की जरूरत है तथा सुनियोजित प्रशासन, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघ, जिसको कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, और सूचना और दूरसंचार, जिसको आईटीसी, इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन तथा तंत्रज्ञान का मतलब टेक्नोलॉजी का अगर उपयोग करा जाए का योजना तथा प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर पारदर्शिता लाई जा सकती है इसको यूज करके, और इसके उपयोग से छत्तीसगढ़ एक उदाहरण तैयार कर सकता है, उदाहरण की तरह उभर सकता है देश में, तो वो हम लोगों को प्रेरणादायी हो सकता है। उच्च विकास दर तो छत्तीसगढ़ में बनाए रखने में लोक सहभागकारी शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, सामाजिक जैसे विकास है, जैसे शिक्षा है, आरोग्य है, इस पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। ऐसे हमें पता है कि जेन ड्रेस है या फिर अमात्य सेन है, वो यही बोलते हैं कि कैपेबिलिटी बढ़ाओ, लोगों को सक्षम करो तो ऑब्वियसली देश सक्षम होगा। तो जेन ड्रेस ने तो ज़्यादातर काम ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में करके उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो हम लोग उनके राह पर अगर चले तो ऑब्वियसली हम लोगों को सक्सेस मिल सकता है। आगे देखते हैं। अब इस पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसी टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन फॉर्म करेंगे प्रीलिम्स के लिए। 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, और जो अभी मैं मुख्य परीक्षा के प्रश्न दूंगा उसके आंसर आप लिख के रखिए। मैं जब उस सेशन में जो क्वेश्चन दूंगा तो उसके साथ वो होने के बाद उसके क्वेश्चन दूंगा, 15-20 सेकंड के या आधे मिनट के बाद उसका आंसर दूंगा, उस पर डिस्कशन करूंगा। और जब वो हो जाएगा तो आज जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उस पे मैं तब आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि क्या आंसर लिखने चाहिए थे। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों के नाम लिखिए। 2 मार्क का क्वेश्चन है। दूसरा है, लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ की स्थिति को निर्देशित करिए। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अच्छा और किसका सबसे कम है? 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। आगे है, कौशल का छत्तीसगढ़ इतिहास के संबंध में महत्व बताएं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे, छत्तीसगढ़ और भारत की सीमाओं का वर्णन कीजिए, जिसमें हम लोगों ने अभी देखा कि कौन से डिग्रीज पे है अक्षांश वगैरह, तो वो आपको अक्षांश रेखांश वो यहाँ पे उसकी चर्चा करनी है। कितनी बॉर्डर है, कितना उसका क्षेत्रफल है,
कितना एरिया है, ये सब कुछ इस पे डिपेंड, मतलब डिस्कस करना है कितना वर्ग किलोमीटर है, ये सब कुछ। आगे है खनिज संपत्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ में स्थापित केंद्रीय उपक्रमों की चर्चा करिए। 8 मार्क का क्वेश्चन है, ये सफिशिएंट मुझे लगता है, इसका मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसके सबके आंसर लिखने के प्रयास करिए। और किसी ने हमें ये पूछा था कि मतलब बच्चे अभी पूछेंगे कि यार कितने ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखिए, जब भी आप कोई फोटो देखते हैं किसी आईएएस का या आईपीएस का या किसी टॉपर का, राज्य में सिलेक्शन हुए हुए, तो एक बार ध्यान में रखिए कि उस हंसते हुए चेहरे के पीछे कई रातों की नींद कुर्बान होती है। तो आज जो आप ख्वाब देख के आए हो वो आपकी प्रायोरिटी नहीं रहती। मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं आईपीएस बनूंगा या फिर डीवाईएसपी बनूंगा, इसको सबक सिखाऊंगा, उसको सबक सिखाऊंगा। तो आप जब पढ़ाई करते जाते हो तो ये सब ना, ये आप ये भूल जाते हो, आपकी प्रायोरिटी अलग हो जाती है। फिर आप थोड़े इंटेलेक्चुअल बन जाते हो, आपको देश समाज इसके बारे में कुछ काम करने का। और जो आप ये सोच के आए, आप जब ये भूल जाओगे ना आपकी प्रायोरिटी, तब समझ आए कि आपकी पढ़ाई हो गई है। और जब आपको ये सब का से प्यार होने लगता है आपके ध्येय की तरफ, तो आपको ये ना पढ़ाई कुछ लगती नहीं। तो ये सबसे इस पढ़ाई की खासियत क्या है कि इस प्रिपरेशन में ये ताकत है कि आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, आप नहीं रह जाते हो। तो जैसे कि आपको एक स्टोरी पता होगी कि डाकू रत्नाकर था, मतलब वाल्मीकि थे, उनको वो डाकू रत्नाकर बन गए। उनको जब वो बच्चे थे ऐसे आख्यायिका है कि एक भील ने उनको लेके चली गई, तो वो डाकू बन गए। तो लोगों को मार के लूट के अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन नारद मुनि उनको बोले मिले तो उनको ज्ञान दिया, तो उससे वो चेंज होके उन्होंने रामायण लिख दी। तो ये ताकत है। तो वैसे ही आप नहीं रह जाते हो। अगर डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन गया तो आप भी पढ़ाई में चेंज होके हुए एक सामान्य विद्यार्थी से एक कल का अच्छा ऑफिसर बन सकते हो। तो इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करने के लिए बोलिए। थैंक यू वेरी मच।